Yes, children. So, good mornings to all of you now. हाँ बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक इस पैंडेमिक में सब बहुत बढ़िया हैं और यही हमारी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से प्रेयर्स करते हैं हम कि आप सभी अच्छे हों। माई सेल्फ नीति शर्मा एंड दिस केमिस्ट्री पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हम आपको एक बहुत ही कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ नया लेके आए, कुछ नए तरीके से वीडियोस बनाएं और आपके सामने प्रॉपर फिल्टर्ड कंटेंट हो जिसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज आप देखेंगे कि आपकी इस वीडियो में हम आपको क्या क्या लर्न कराने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे आपको बड़ा ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैटर में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने एक वीडियो तैयार किया है। व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो, सबसे पहले तो केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी लाइफ में, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, हम मैटर को मेजरमेंट किस में करते हैं, क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है मैटर का, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड फॉर्मूला जो आपके क्लास 11th में एज वेल 12th में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं चिल्ड्रन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, इतनी सारी इक्वेशन होती हैं, हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है, इतनी टेंशन हम क्यों लेते हैं, बिना बैलेंस करे काम क्यों नहीं चलता, इन सबको डिस्कस करते हुए हम डिटरमाइन करेंगे और सीखेंगे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और आप देखेंगे सबसे पहले what is the role, what is the main impact and the importance of the chemistry, केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या यूज है, क्या मेजरमेंट है और हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ देखेंगे ह्यूमन नीड्स जो होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी को बहुत सारी नीड्स होती हैं, फूड है, उसकी केयर है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो हम डेली लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो केमिकल से ही क्रिएट होती हैं और केमिकल के फॉर्म से ही बनती हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो केमिस्ट्री का तो इस्तेमाल होना ही है ना। केमिकल का इस्तेमाल किया इनडायरेक्टली, केमिस्ट्री तो केमिकल से रिलेट कर रही है तो इस्तेमाल करेंगे आप। तो आप इसमें देखते हैं कि डाइवर्स पूरा जो पैटर्न है हमारा, ब्रेन हमारा हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। हम अपनी मेडिसिन को ले लें, दवाइयाँ हमें चाहिए हैं, ठीक। हमारे जो फूड इंडस्ट्रीज को ले लें तो हमारा फूड इंडस्ट्रीज में भी केमिकल्स को हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला टॉपिक आपको समझ में आया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि व्हाट आर द बेसिक नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ। उसके बाद जब हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंस की स्टडी कर लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक ही हमारे सामने आता है मैटर। अब भाई मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। आपके पास अभी आपके हाथ में अगर अभी पेन है, पेंसिल है, रजिस्टर है, बैग, बॉटल, आपके सामने टेबल है, आप चेयर पर बैठे हैं, whatever your surrounding you are able to see different types of solids. So मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ये आपने पढ़ा है। अब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिस चेयर पर बैठ के आप पढ़ रहे हो वो चेयर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही तो मैटर ही है बेटा, है ना। अब मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं कि जो मैटर होता है, जो प्रॉपर्टीज मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग ऑफ कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा भैया फिजिकल मैटर में, उसको आप फिजिकल मैटर कहते हो। और फिजिकल मैटर में आपका क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बात करें सॉलिड की तो आप सॉलिड भी समझ सकते हो कि सॉलिड क्या होगा। इजीली आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि क्लोजली पैक्ड, अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें कि क्लोजली पैक्ड कैसे होंगे, एटम्स को बहुत ही क्लोजली, इसमें आपको देखेंगे इस जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें आपको बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिखाई देगा।
क्यों? क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसे आप सॉलिड कहते हो। ठीक है, टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इनका शेप फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। बट जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या होता है मैं आपको बताऊं। वॉल्यूम में आप ये देख सकते हो कि अब धीमे 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 आपको उसमें स्पेस दिख रहा होगा। तो लिक्विड की बात करें, लिक्विड में पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड रहते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड। ये आप ऑलरेडी देख रहे होंगे अभी कि भाई जैसा पहले डायग्राम था वैसा डायग्राम नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है एटम्स के बीच में। इनका फिक्स वॉल्यूम होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं हो सकता। नाउ कम टू द गैसेस। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में आप ये मान लीजिए कि इस तरीके का होगा, इतना स्पेस आपको मिल जाएगा इन द गैसेस मिक्सचर। तो पार्टिकल्स जो होंगे बहुत दूर दूर होंगे, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, सारी कहानी इसके अंदर आ जाएगी। ये हुआ हमारा फिजिकल मैटर। फिजिकल मैटर के बाद अब हम आते हैं हमारे फिजिकल मैटर के बाद मेजरमेंट पे। मेजरमेंट भी एक फैक्टर है, हालांकि टॉपिक फिजिक्स का होता है लेकिन इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम मोल पढ़ेंगे और बहुत सारी यूनिट्स पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए हमें मेजरमेंट आना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग एसआई यूनिट जो होती है उसके अकॉर्डिंग लेंथ को मीटर में हम लेते हैं। मास द अमाउंट ऑफ मैटर, ये भी आपको पता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट होता है, मास द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है जो हम रखते हैं, जैसे मैंने स्टूल रख दिया या मैंने बुक रख दी, तो उस बुक को आप फोर्स लगाएंगे ना उठाने में, रखने में, करने में, तो कहीं ना कहीं वेट में कंसिडर कर देंगे। इसी तरीके से ये सारे के सारे एक्यूरेसी में हम कैलकुलेट करते हैं आपके मैटर की सारी चीजों को। तो जो आपका मेजरमेंट है मैटर का वो हम लेंथ में भी करेंगे, मास के बारे में बताया, यहाँ वेट के बारे में बताया। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी, आपने ऐसा यूनिट देखी, मास देखा, वेट देखा, उसके बाद पॉसिबिलिटी कैसे होती है आपने वो देखा। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं डिजिटल, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है आपके जो न्यूमेरिकल्स आप निकालते हो उसमें। तो इन सबको कंप्लीट करते हैं जब, तो ये हो गया मेजरमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कोई भी सोल्यूशन आप इस्तेमाल कर रहे हो उस सोल्यूशन में मेजरमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इस वीडियो में। अब आता है आपका नेक्स्ट, अब आता है आपका केमिकल मैटर। केमिकल मैटर का क्लासिफिकेशन में आप केमिकल मैटर को डिवाइड करते हो दो पार्ट में, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। अब इसको आप देखेंगे, आपको इसमें प्योर सब्सटेंस दिखाई दे रहा होगा और ये मिक्सचर है ना, ये आपका इम्प्योर में आएगा। इम्प्योर में, ठीक है, ये इम्प्योर सब्सटेंस में आपका आता है ये मिक्सचर और ये आता है आपका प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, आप ये मान के चलिए कि जब आप, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस, तो यू शुड नो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कि आप ये देखो जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी सब फिक्स्ड रहता है प्योर सब्सटेंस के अंदर। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक आपका होता है एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ये मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, लेकिन कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, बट ये फिक्स रेशियो में होता है। कंपाउंड आपको फिक्स रेशियो में मिलेगा, जैसे वाटर यहाँ पर एग्जांपल दिया है अमोनिया, तो वाटर में क्या होगा, यू आर एबल टू सी इन वाटर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यू आर एबल टू सी वन एटम होगा हाइड्रोजन का यहाँ पर, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आप करेंगे, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 एटम। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ऑक्सीजन का आपको मिल गया यहाँ पर 2 एटम और हाइड्रोजन का आपको मिलेगा 1 एटम। इस तरीके से आप अमोनिया में भी 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन,
एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन के 3 एटम मिलेंगे। इस तरीके से इनका रेशियो फिक्स रहता है कंपाउंड में। तो आप ये कह सकते हो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स रहती हैं, दोनों को आप फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि वाटर को आपने गर्म किया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, इम्पॉसिबल। आपको अगर वाटर को सेपरेट करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, यू नीड टू यूज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। आप ये मान के चलो, आप ऐसे इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जब इम्प्योर सब्सटेंस की बात आती है, तो इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें से एयर है, टी है, किसी प्रोपोर्शन में दो कंपोनेंट को मिला दिया, वो हो गया। जैसे कि आपने सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ले लिया, साथ में एक सॉल्ट और मिला दिया, कोई फिक्स प्रोपोर्शन उसका है ही नहीं, तो वो हो गया आपका, कैसा हो जाता है वो मिक्सचर। जैसे कि आपने क्या किया, दो तरह की कैटेगरी होगी मिक्सचर की, वन इज होमोजीनियस, अनदर वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो पार्टिकल्स रहेंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, और हेट्रोजीनियस में रहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों को ये मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि भाई यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है। तो हमको अभी क्लियर करते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब पूरी तरीके से नमक पानी में घुल जाएगा, तो उसको बोलते हैं आप यूनिफॉर्म। जब पूरी तरीके से आपका नमक पानी में घुल गया तो वो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म, और अगर पानी में नहीं घुलता है तो वो आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। जैसे आपने बालू को लिया, सैंड को, और सैंड को वाटर में डालने के बाद आप देखोगे तो वो आपका हो जाएगा क्या, हेट्रोजीनियस, और सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो होमोजीनियस। और यहाँ हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल आपको दिया है सॉल्ट एंड शुगर, इजी एग्जाम्पल है। अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत हो गई है हमको। वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ इस तरीके से हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से स्टडी करना है, और हमें अच्छी तरीके से देखना है कि हम इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि नहीं। अब स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको वो बता दे रहे हैं किस तरीके से आप इसको स्टडी करोगे। Number 1, atomic mass unit. A mass exactly equal to the 1 and 12th part of the carbon 12th. जैसे मैंने कहा कि कार्बन का मास जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। अब आप 1/12 से इसको कंपेयर कर रहे हो। बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है कि एटॉमिक मास यूनिट में हम कार्बन 12 ही यूज क्यों करते हैं और 12th पार्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि इजीली ये मास कैंसिल आउट हो जाता है, और हम जिसका भी मास निकालेंगे वो इजीली निकल आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताइए, तो आप कहोगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, क्योंकि आप उसे कंपेयर कैसे करोगे, इससे करोगे। एग्जैक्टली 12 से 12 तो कैंसिल ही हो जाना है ना, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आराम से 23 निकल आएगा आपका एटॉमिक मास, कोई समस्या वाली बात ही नहीं रहेगी। अब आता है मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा यहां पर, देखिए हमने लिखा H2SO4। अब ये क्या है, H2SO4 एक कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल है ये। अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन का सम करेंगे, 1 into 2 कर देंगे। उसके बाद सल्फर का कितना होता है, 32। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, 16, और इंटू 4 मालूम कितना आ जाएगा, 98। आपका मास 98 निकल आया। अगर कोई पूछे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यू शुड नो दैट इज 98 द करेक्ट मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब बात आती है फॉर्मूला मास। अरे बेटा जी, फॉर्मूला मास वही होगा जो मॉलिक्यूलर मास होगा, सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल as entries as there are atom exactly 12 gram in carbon 12 isotopes। सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 मोल निकालना है किसी भी सब्सटेंस के, तो वो आपको मालूम कौन निकाल के देगा, आपको अवोगाड्रो 0.6.0
23 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो से आप इजीली मोल्स कैलकुलेट करते हो। एंट्रीज पार्टिकल मतलब आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो, कैटायन के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, एटम्स के फॉर्म में हो, आप बड़ी ही सुगम और सरलता से इसको निकाल सकते हो। कोई समस्या नहीं आएगी आपको इसको निकालने में। इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, उसको बोलते हैं आप मॉलिक्यूलर मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो हम कैसे बैलेंस करते हैं और दूसरी बात बैलेंस करते ही क्यों हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कहते हैं राइट करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट, और उसका क्या मतलब है सारी चीजों का, इन सबको बैलेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम, बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेरीफाई द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। अब मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH4 प्लस O2 will give CO2 प्लस H2O। अब मैंने कहा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, और बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, आप देखेंगे, ये देखेंगे आप किस साइड, रिएक्टेंट के साइड, ठीक है, और ये देखेंगे आप प्रोडक्ट, यू नो दैट कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपने रिएक्टेंट्स देख लिया, आपने प्रोडक्ट्स देख लिया, दोनों चीजें आपने देखी इसमें। अब दोनों देखने के बाद आप ये देखेंगे कि दोनों का मास, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम, जैसे इसमें लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने वही एग्जांपल लिया है जो इसके अंदर आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड कार्बन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, देखिए बैलेंस है कार्बन। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है, यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत आराम से आप इसे बैलेंस करते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 का 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, आपके 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो इजीली रिएक्टेंट की साइड हम 2 कर सकते हैं। अब आपको देख लीजिए 2 2 का 4, यहाँ पर 4 आपको दिख गए हैं ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 2 का 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन भी दिख गए, 2 और 2 4 आपको यहाँ पर ऑक्सीजन भी दिख गए। तो अब आपका रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन हम आपके सामने दें और आप बैलेंस कर सकते हो। नाउ चिल्ड्रन, अब देखते हैं इसमें सम इंपॉर्टेंस टर्म, कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसे मेन टर्म्स आते हैं हमारे केमिस्ट्री में जिनकी बेसिक नॉलेज हमें होती ही नहीं है। एग्जैक्टली में देखा जाए तो हमें उनकी बेसिक नॉलेज ही नहीं होती है। जैसे कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है भाई, अब हम आपसे पूछें कि भाई स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, तो आप ये समझोगे कि भाई स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। तो भाई लिखा है इसमें डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, है ना, मास ऑफ द रिएक्टेंट, इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री के लिए करना क्या होता है, अब हम आपको बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है ये देखना कि रिएक्शन हमारे केमिकल फंडामेंटल लॉज को इंप्लीमेंट करके फॉलो कर रही है कि नहीं, जो बैलेंस है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा S प्लस O2 प्लस SO2, ये रिएक्शन आप देखेंगे फंडामेंटली बैलेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस हो रहे हैं, बड़े आसानी से बैलेंस हो रहे हैं, एक ही बार में समझ में आएगा। आप ये मान के चलो अगर समझ में आ गया तो इतनी 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 स्मार्ट आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। बहुत मजा आएगा आपको इसकी PDF देखने में, इसका हमारा वीडियो स्टडी करने में, और आप खुद अपना चैप्टर अच्छी तरीके से कंटेंट प्रिपेयर कर पाओगे, बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे कि फंडामेंटली ये रिएक्शन बैलेंस हो रही है, लेकिन बाकी रिएक्शन जब आपको हम करके दिखाते हैं, और अब आप मुझे बताइएगा कि क्या फंडामेंटली ये रिएक्शन बैलेंस है। बताइए, ये पानी की रिएक्शन बैलेंस है फंडामेंटली? और करके दिखाते हैं, नो डाउट, साफ लिखती हूं मैं यहां पर, S plus O3 will give S plus O2 will give SO3। बताइए ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है फंडामेंटली। अब क्या होता है, हम देख पा रहे हैं यहाँ सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, ये तो बैलेंस ही नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बैलेंस के लिए? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना होगा, हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम बैलेंस होने चाहिए। इनकी कुछ लिमिटेशंस है, देखा ना, डी इज विद द कैलकुलेशन ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ये आपको देखना होगा कि इनके मासेस बिल्कुल इक्वल होंगे। जैसे कि अब ये बताइए, एक सल्फर ने 2 एटम ऑक्सीजन से कंबाइन किया, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से आ गया? इसका मास तो कभी बैलेंस ही नहीं होगा। इसका मास बैलेंस करने के लिए अब आपको करना क्या होगा, अब यहां देखेंगे आप, अब थोड़ी सी चीज आपको समझ में आएगी कि इसमें आप करेंगे क्या, यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सल्फर बैलेंस हो जाएगा, 3 2 6 आपको दिख जाएगा, तो यहां पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन फंडामेंटली बैलेंस हो गई है, और मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ गया है इजीली। तो अब ये स्टोइचियोमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बातचीत करना। फंडामेंटली जो रिएक्शन पॉसिबल हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं, उनकी बातचीत हम स्टोइचियोमेट्री में करते हैं। ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। अब कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट नंबर रेशियो। अब यहाँ देखिए, हम आपको बताते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, और कैसे बताते हैं। जैसे हमने लिखा H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। इसको सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं मालूम? HO, तो ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। जैसे हमने लिखा HNO3, तो इसमें आपको दिखेगा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 आपको मिलेंगे अलग अलग एलिमेंट। हाइड्रोजन अलग मिलेगा, नाइट्रोजन अलग मिलेगा, ऑक्सीजन अलग मिलेगा, ये तीनों आपको मिलेंगे इसमें। तो कैलकुलेट शो द एग्जैक्ट नंबर, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इजीली आपको ये समझ में आ गया, सब इंपॉर्टेंट बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए। इसके बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक, इसका हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक? कुछ लॉ हमें पढ़ने हैं, हाउ टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इन ग्राम। आपको क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10th में इसके खूब न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, अभी आपको रिकॉल हो जाएगी सारी हिस्ट्री। कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन। जैसे कि इनका परसेंटेज दिया है अपन को, तो अपन इनके परसेंटेज से क्या करते थे, आपको याद है एक टेबल बनाते थे हम लोग। उस टेबल में क्या करते थे, इनके परसेंटेज लिखते थे, फिर इनके मास नंबर लिखते थे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे, फिर जो यूनिट सबसे छोटी आती थी उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे, और उससे हमारा निकल आता था क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे सपोज करो, हम आपको फॉर एग्जांपल दे देते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ कार्बन का डिवाइड करने के बाद 1 एटम निकला, कार्बन का मान लिया यहाँ पर 4 निकला, हाइड्रोजन का निकला यहाँ पर 1 निकला, और ऑक्सीजन का निकला 2। तो आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दोगे C4H8O2। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने न्यूमेरिकल में सीखा था क्लास 10th में निकालना। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए वहां पर वो क्या दे देंगे, आपको दे देंगे वेपर डेंसिटी। आपने पढ़ा होगा वेपर डेंसिटी में आप 2 का इंटू करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास आ जाएगा, और बस उसमें आप n की वैल्यू निकालोगे, उस n की वैल्यू को उसमें रख दोगे तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ये पूरा क्लास 10th में आपने सीखा है, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से रिकॉल कराया है। याद होगा आपको, आपको परसेंटेज दिए जाते थे, आप टेबल बनाते थे, फिर उनका मास रेशियो निकालते थे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद कुछ ऐसी कहानी आती थी, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलता था, फिर अब वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते थे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू जो आती थी, उस n की वैल्यू को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते थे, तो उससे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाता था। जैसे मान लो कि n की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से पूरा हम कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना। आते हैं, हमारा लास्ट कंटेंट है ये हमारा, और सबसे आप ये मान के चलो, इसको हम लास्ट कंटेंट तो नहीं कहेंगे, इसकी हम आपको एक न्यूमेरिकल की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ टाइम के बाद आपको एक हम और वीडियो देंगे, उस वीडियो में आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे और आपको समझ में आएगा कि इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से लगाने हैं। जैसे कि मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है मास रिलेटेड और एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड। एक आप पढ़ते हो मास रिलेटेड और एक आप पढ़ते हो वॉल्यूम रिलेटेड। अब जो आपका मास परसेंटेज है और मोलरिटी है, ये दोनों मास रिलेटेड में आ जाती हैं, और आपका जो मोलरिटी है ये आपका आता है वॉल्यूम रिलेटेड में। ये मास परसेंटेज, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये तीनों आपके मास रिलेटेड में आ जाएगा, लेकिन मोलरिटी जो होगी ये आपकी आएगी वॉल्यूम रिलेटेड में, क्योंकि आप देख रहे हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम यहाँ पर दिया होगा फॉर्मूले में, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे इसको। मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मैंने आपसे कहा कि 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम वाटर में। अब आपका 10, तो उसका मास परसेंटेज निकालिए, मास परसेंटेज निकालिए। आप कहोगे बहुत बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी टास्क, नॉट अ गुड डील। क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 10, नीचे रखेंगे 10 प्लस 100, क्योंकि पूरा सोल्यूशन का रखा जाता है, और इंटू कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो आपका 9.99 समथिंग कोई आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालोगे आपका मास परसेंटेज। आराम से आपको समझ में आ गया होगा मास परसेंटेज के बारे में। मोलरिटी जब निकालते हैं तो मोलरिटी के लिए आपको क्या करना होता है, आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मैंने यहाँ पर दिया कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, आप पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है इसका 0.2,
मॉलिक्यूलर वेट मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? देखिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मालूम है कितना आएगा? 40 आएगा। और यहां पर आप 40 से डिवाइड कर देंगे। 40 से डिवाइड करने के बाद अब आपके पास वॉल्यूम कितना दिया है? 200। अब आप 200 रखेंगे। आपको वॉल्यूम रखना है लीटर में, देखो लीटर गिवन है, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, कितने से डिवाइड करके? 1000 से। आपका आंसर आ जाएगा। इजीली आंसर निकालोगे, 0.05 समथिंग इसका भी आंसर निकल आएगा। ये हो गई आपकी मोलरिटी। ऐसे ही मोलरिटी आप निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखना है और नीचे रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ऐसे ही आपको मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा? आपको पास अगर मान लिया, सपोज करो दो वो है मोल्स, ए है आपके पास प्लस बी है आपके पास, तो आप ए के मोल्स निकालोगे, आप बी के मोल्स निकालोगे। इन दोनों के मोल्स निकालने के बाद जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो ए के मोल नीचे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो बी के मोल ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आराम से आपका मोल फ्रैक्शन भी निकल आएगा। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। अच्छे तरीके से आप चाहो तो इस वीडियो के माध्यम से इसको तैयार कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का ये, दैट इज केमिकल लॉज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल लॉज, जिसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सब सुना है आपने। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ना तो मास को हम निकाल सकते हैं, ना ही मास को हम डाल सकते हैं। जैसे हमने लिया CaCO3 और इसको आपने डिकम्पोज किया CaO प्लस CO2, क्या होगा? आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लीजिए, 100 ग्राम आएगा। और इन दोनों का मास निकाल लीजिए, 100 ही आएगा। इसका मतलब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और जितनी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी। उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, उसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बिल्कुल इक्वल होगा। ये हमारे एंटोनी लॉवेसियर थे जिन्होंने ये प्रपोज किया था लॉ। उसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, बहुत ही बढ़िया लॉ है, ये प्राउस्ट ने दिया था और इस लॉ में बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में। ये लॉ, इस लॉ में कुछ नहीं है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये है, आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लेके आओ। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने 3 वीकर ड्रॉ कर रही हूं, देखिएगा। एक मैंने यहां वीकर बनाया, एक वीकर मैंने ये बनाया, एक वीकर मैंने ये बनाया। बेटा जी इसमें हमने ले लिया है टैप वाटर, टैप वाटर ले लिया है। इसमें हमने लिया है रिवर वाटर, इसमें हमने लिया है सी वाटर। अब तीनों में जो सैंपल लेने के बाद हमने आपसे कहा कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन। बेटा इन तीनों का केमिकल कंपोजिशन होगा H2O, तीनों का फॉर्मूला वाटर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी सोर्स से लेके आते हो, आपने टैप वाटर से पानी लेके आए, रिवर से पानी लेके आए, समुद्र से पानी लेके आए, लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसे बोलते हैं डेफिनाइट प्रपोर्शन। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये होता है कि इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मास ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। जैसे अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पर कोट किया, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल लिया है, अपन लेते हैं, चलो कार्बन और ऑक्सीजन को उठाते हैं हम, ठीक है। तो कार्बन लिया हमने प्लस ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को कंबाइन करके आपके दिमाग में 2 चीजें आ रही होंगी। एक तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हो और एक आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड हो, दोनों में एलिमेंट आपके सेम जा रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन दोनों में कार्बन का मास तो सेम है 12-12, किसका मास चेंज हो गया? ऑक्सीजन का मास चेंज हो गया। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख रहे हो? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कैसे आप याद रखोगे।
अब इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है। लास्ट टॉपिक के बाद हमारा टाटा बाय बाय आपसे हो जाएगा और आप पहला ही चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयार कर पाओगे। और उस चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको मैं लास्ट में रिकॉल भी कराऊंगी कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या आपको आता है। बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका गे-ल्यूसेक लॉ और डाल्टन्स लॉ। गे-ल्यूसेक लॉ क्या होता है? When the gases combine or all produce in the chemical reaction, they do so in the simple ratio by volume provided all the gases are at the same temperature and pressure। बिल्कुल बकवास लगा होगा सुनने में, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आसानी तरीका आप देख लीजिए। गे-ल्यूसेक लॉ, पहली बात तो गे-ल्यूसेक नाम क्यों पड़ा? साइंटिस्ट के नाम पर। दूसरा, ये लॉ गैसेस पर इंप्लीमेंट होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। सॉलिड और लिक्विड को हम यूनिटी मान लेते हैं, उनका वॉल्यूम यूनिट हो जाता है, 1 ले लेंगे। गैसेस जब कंबाइन होती हैं बच्चों, तो वो सिंपल नंबर होल रेशियो में कंबाइन होती हैं। जैसे मैं आपको यहां पर लिख दूं, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्लोरीन विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब समझ में ये आ गया होगा आपको इजीली, क्या समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप सिंपल नंबर ऑफ होल रेशियो से गैसेस को निकाल सकते हो। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:1:2। इसको बोलते हैं गे-ल्यूसेक लॉ। इससे काफी क्वेश्चंस आप क्लास 10th में करके आए हैं, यूनिटरी मेथड को लगा कर। इसके बाद आता है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ जो होता है, अवोगाड्रोस लॉ में आप कह सकते हो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? 6.023 into 10⁻23, ये होती है उसकी वैल्यू। इसके बाद आपका आता है डाल्टन्स लॉ ने क्या बताया था? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। Individual particles known as atom neither be created nor be destroyed according to Dalton's। Atoms जो होते हैं, all the atom of a given element have identical कंपाउंड आर फॉर्मल व्हेन 2 एटम और डिफरेंट एलिमेंट आर फॉर्म। कंपाउंड जब बनेंगे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है कंबाइन होंगे और दो बनाएंगे, तब बनेगा आपका कंपाउंड। लेकिन सेम एलिमेंट जो होंगे वो आपका आइडेंटिकल शेप में होंगे। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और हम ये भी कहते हैं एटम कैन पार्टिसिपेटेड इन दी केमिकल रिएक्शन। ये भी आपने पढ़ा है कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जरा आते हैं, इसको देखते हैं और ये देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में और आपने क्या क्या सीखा। अब यहां देखिए, इस वीडियो में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है। पहले तो हम उसके बारे में बातचीत कर दें कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। आपको हर वीडियो में ये मेरा तरीका समझ में आएगा और आप बड़े ही अच्छे तरीके से इसको तैयार कर पाओगे। आपने सबसे पहले इस वीडियो में जो मेरे से सीखा वो क्या सीखा? इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताते हैं कि आपने पहले तो क्या होता है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, रोल। आपने रोल सीख लिया, रोल ऑफ केमिस्ट्री। रोल क्या होता है केमिस्ट्री का, आपने ये सीखा। ठीक है, केमिस्ट्री का रोल के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। तो हमने इसमें मैटर के बारे में बातचीत करी। मैटर क्या? फिजिकल और केमिकल मैटर दोनों के बारे में बातचीत करते हैं हम। फिजिकल मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल मैटर में हमने बात करी है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की, जिसमें आपने पढ़ा एलिमेंट्स, जिसमें आपने पढ़ा कंपाउंड्स, जिसमें आपने पढ़ा मिक्सचर।
इन सब के बारे में आपने पढ़ा मेरे से। इसके बाद थोड़ा सा हम बड़े फॉरवर्ड हुए तो मैंने मेजरमेंट सिखाया। मेजरमेंट के बाद जब आपने और देखा तो मेजरमेंट के बाद आपने क्या देखा, जब मेजरमेंट हमने पढ़ा और मेजरमेंट के बाद आप जब जाते हो नीचे तो आपको बहुत यूनिक चीज मिलती है। इंपेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, आपका एटॉमिक मास रेशियो क्या होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, किस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। मैंने पूरे क्लास 10th का आपको रिकॉल करवा दिया। रिकॉल करवाने के बाद अब आपने क्या पढ़ा, अब इसमें रिकॉल जब आपने किया तो रिकॉल के बाद आपको थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड करवाया और फॉरवर्ड करवाकर मैंने आपको पढ़ाया इसमें कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर्टीज, जिसमें आप सीखे क्या क्या निकाला सीख गए आप अच्छे तरीके से। आपको मास परसेंटेज दिखाया मैंने, न्यूमेरिकल बताया इसका, मैंने कैपिटल एम मोलरिटी पढ़ाई, मैंने स्मॉल एम मोलरिटी पढ़ाई, मैंने एन मोल फ्रैक्शन भी इसमें पढ़ाया। ये सारी चीजों को हमने पढ़ाया, इनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ाने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लास्ट में केमिकल लॉ, जिनके बारे में बड़े इनोवेटिवली हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और वो इनोवेटिव लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको याद हो, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहला लॉ कंजर्व करके रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा लॉ था आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, तीसरा लॉ था आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला, आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा हमसे। चौथा लॉ आपने पढ़ा गेली-सेक हमसे, और पांचवा पढ़ा आपने अवोगाड्रोस। उसके बाद डाल्टन्स की हमने बात करके इस वीडियो को वाइंड अप किया है बच्चों। बड़े आसानी से आप अपने क्लास 11 का कंटेंट और नोट्स फिल्टर्ड वे में एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग एज वेल एज आईएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू बच्चों। आई होप आपको मेरा मैटर पढ़ाने का तरीका और ट्रेंड समझ में आया होगा। एक अच्छे ग्राफिकल फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। सो जस्ट गो थ्रू ऑल माई वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डाउनलोड माई ऐप एंड जस्ट सी केमिस्ट्री पॉइंट डाउनलोड करने के बाद कितनी सारी चीजें, पीडीएफ के नोट्स हो या आपके वर्कशीट हो या आपके नोट्स चैप्टर के हो या वीडियो लेक्चर्स हो, आपको सब कुछ धीमे धीमे अवेलेबल होता चला जाएगा और आप बड़े आसानी से क्लास 11th, क्लास 12th, नीट, जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन इजीली कर पाओगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।